हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर फिजिक्स लेक्चरर के पोस्ट के लिए जो तैयारी चाहिए सब्जेक्ट का उसका हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम लोग को ये देखना रहेगा कि हम लोग को पूरा पूरा फिजिक्स में जो जो पोर्शन कवर करना है उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। उसके बाद हम लोग समय के साथ साथ मैं आपको उससे उसके डिटेल्स और चीज़ें को कंप्लीटली बताता जाऊंगा। तो हम लोग को देखना क्या है इसमें, आपके फिजिक्स में पढ़ना क्या है उस पर थोड़ा सा देखते हैं कि पूरा पूरा ओवरऑल जो हम लोग का कोर्स रहेगा वो कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, ये यूनिट वाइज है, इसको आप ऐसा मत समझिएगा कि कोई चैप्टर्स है, ये यूनिट है। चैप्टर्स में ये और बड़े फैले हुए होंगे, तो जनरली हम लोग को क्या क्या देखना रहेगा उस पर थोड़ा बात करते हैं। पहला जैसे हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। ठीक, दूसरा जो पार्ट पढ़ने वाले रहेंगे हम लोग, इसमें दूसरा पार्ट जो रहेगा वो रहेगा हीट। और जो तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले रहेंगे वो रहेगा हम लोग का वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन। और चौथा जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये पढ़ेंगे हम लोग। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग यहां पर, वो रहेगा ऑप्टिक्स। और छठवां जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स ये रहेगा टोटल हम लोग को पढ़ना रहेगा। मैकेनिक्स, हीट, वेव्स एंड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। और ये तो आप इसको देख के ये मत समझिएगा कि बहुत छोटा सा पोर्शन है, ये काफी बड़ा पोर्शन है, जिसमें आप मान के चलिए हम लोग का, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो आप मान के चलिए पूरा सिलेबस का ऑलमोस्ट 30 to 40%, मतलब आप ये मान सकते हो 30% ये कवर करेगा और 30% ये कवर करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बाकी जो पोर्शन है कंपैरेटिवली छोटे छोटे हैं, मतलब मान सकते हैं छोटा, मतलब ऐसा छोटा नहीं कि आप उसको बहुत छोटा समझेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है इसमें। तो इस तरह से हम लोग इसको करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अभी चालू करेंगे मैकेनिक्स से, लेकिन एकदम डायरेक्ट मैकेनिक्स में नहीं जाएंगे हम लोग। हम लोग को जो एकदम शुरू के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चालू करना है, मैं चैप्टर वाइज आपको नाम बताता जाऊंगा। आप उसको चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे हम लोग, जैसे सीक्वेंस में बताया जा रहा है। सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोग। सीक्वेंस को डिस्टर्ब करने से क्या होगा, क्या होता है ना, फिजिक्स के एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक्ड होता है। तो जब लिंक्ड होता है तो उस समय आपको ना पीछे के आगे पोर्शन को देखना पड़ता है। तो अगर आप इसमें कुछ ऐसा करते हैं तो थोड़ा गलती होने का संभावना रहेगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग इसमें ये करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हम लोग यहां से हम लोग अब चालू करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना पोर्शन चालू करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये हम लोग मान सकते हैं पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी मतलब हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं। लाइक जैसे मान लेते हैं कि सपोज मैं आपसे ये बोलूं कि आप बहुत नाराज है, तो क्या आप अपनी नाराजगी को मेजर कर सकते हैं, कितना है, कितना नाराज हो? या आप बहुत खुश हो तो आप कितने खुश हो वो भी आप नहीं मेजर कर सकते। तो इन क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं करते। लेकिन हाँ, आप ये बता सकते हो कि खुशी के मारे आपने कितना चॉकलेट्स खाया है, उसको आप बता सकते हो कि मैंने 5 चॉकलेट खाया है, या मैंने 1 किलो चॉकलेट खाया है, या मैंने 1 किलो मिठाई खाया। तो ये जो 1 किलो की बात कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो मतलब हर वो क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप माप सकते हो, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या फिर भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया है,
उसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया है दो टाइप है। एक्चुअली देखा जाए तो तीन टाइप में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया। अब तीन टाइप क्या है उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। तो उस तीन टाइप में ऐसा होगा हमारे पास कि तीन टाइप के अगर बारे में बात करें तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास तीन टाइप में। पहला जो टाइप रहेगा हम लोग का, इसमें बात करेंगे फर्स्ट टाइप में हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा जिसको कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल राशियां, ठीक। दूसरा रहेगा जिसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक। और तीसरा जो टाइप रहेगा उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो कुल मिला के हम लोग तीन तरह के क्वांटिटीज के हम लोग बारे में बात करते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल राशियां, इसको कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियां और इसे कहते हैं पूरक राशियां। एक्चुअली इसके पीछे की कहानी क्या है, पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ ऐसा चलता है। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करता हूं, डिस्कस करता हूं कैसे करेंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझते हैं हम लोग। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जो किसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है या निर्भर नहीं करता है। मतलब हम लोग ऐसा बोलते हैं दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में कितनों को फंडामेंटल क्वांटिटीज के कैटेगरी में बांटा गया है, चलो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। तो उस पर बात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में कितने टाइप के फंडामेंटल क्वांटिटीज में आएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूं। पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा उसे कहते हैं मास, जिसको कहते हैं द्रव्यमान। दूसरा टाइप का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसे हम कहते हैं लेंथ या लंबाई, ठीक। तीसरा टाइप का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसे कहेंगे हम लोग, वो होगा हम लोग के पास टाइम या समय। चौथा टाइप का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा उसे हम ले लेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद पांचवा टाइप का जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा हम लोग के पास वो होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद रहेगा हमारे पास और भी रहेंगे, जैसे हम लोग के पास एक और फंडामेंटल क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब मैं बताता हूं आपको, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जो छठवां सातवां जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। अब एक एक करके समझते हैं हम लोग को क्या बताना चाह रहा है। पहला रहेगा मास, जिसको अपन द्रव्यमान कहते हैं, लेंथ मतलब लंबाई, टाइम समय को बताता है, टेम्परेचर ताप को बताता है, और इलेक्ट्रिक करंट धारा विद्युत को बताता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा, ये क्या चीज है, ये एक्चुअली किसी चीज की चमक का मतलब मापक है, राशि है। मतलब जैसे कोई बल्ब जल रहा है, कोई ट्यूबलाइट जल रहा है, कुछ जल रहा है, तो वो कितना चमक है, उसमें कितना रोशनी चमक दे सकता है, उसका जो मापन करने के लिए जिस भौतिक राशि को लिया गया है उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी में लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको पदार्थ की मात्रा कहते हैं, उस पर गिना गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है 7 क्वांटिटी, इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, या फिर इन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, इसको अपन लोग, ठीक है। और ये 7 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब बोलोगे सर जब बाकी जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एरिया, हम लोग का क्षेत्रफल जिसको कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, फोर्स बल जिसको कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी, स्पीड, जितना भी कुछ अभी तक आप जानते हो वो सबको हम लोग किसमें काउंट करते हैं,
उनको हम लोग डिराइव क्वांटिटी में काउंट करते हैं। मतलब इन 7 को छोड़कर जितने भी राशियों के बारे में आप जानते हो उन सबको हम लोग डिराइव क्वांटिटी में अपन मानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डिराइव क्वांटिटी के बाद हम लोग थोड़ा सा डिराइव क्वांटिटी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं डिराइव क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो डिराइव क्वांटिटी में क्या आएगा, देखिएगा डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव मतलब व्युत्पन्न राशियां। डिराइव क्वांटिटी में आप जो भी कुछ जानते हो इन 7 के अलावा, लाइक स्पीड, आप जानते हो स्पीड क्या होता है, जिसको अपन चाल कहते हैं। आप एरिया को जानते हो, क्षेत्रफल को जानते हो, आप बल को जानते हो, फोर्स को जानते हो, आप वर्क को जानते हो। ऐसे जितने सारे ढेर सारे भौतिक राशियां जो आप जानते हो वो सब के सब को हम लोग क्या करते हैं, डिराइव क्वांटिटी में मानते हैं। तो ये डिराइव क्वांटिटी में लिया जाता है इन चीज को, या जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि ये सभी राशियां मूल राशि पर या फिर हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। These quantity derived quantity depends on fundamental quantities। ठीक है, मतलब जो मूल राशियों के ऊपर जो राशियां निर्भर करती हैं उनको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न राशियां या डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला आएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब क्या हुआ ना, जब ये सब क्वांटिटी के बारे में बात चल रहा था तो 2 ऐसे क्वांटिटी है जिनके बारे में भूल ही गए कि यार इनको भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में लिया जाना चाहिए। और वो 2 क्वांटिटी थे एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कोण एवं घन कोण। तो ये जो एंगल होता है उनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में लेते हैं। तो इसमें 2 ही प्रकार के होते हैं हम लोग का, एक होता है हम लोग के पास प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा जो होगा हम लोग का उसे कहेंगे हम लोग घन कोण कहेंगे या फिर सॉलिड एंगल कहेंगे, जिसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल मिलाकर इतने सारे राशियां या इतने सारे क्वांटिटीज के बारे में हम लोग जान गए हम लोग ने। तो कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा हम लोग के पास कि हमको टोटल 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज में गिने जाते हैं, और 7 क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटीज के बारे में आप जानते हो वो सब के सब किसमें आता है, हम लोग का सप्लीमेंट, हम लोग का डिराइव क्वांटिटी में आता है, ये डिराइव सिस्टम में आता है। और 2 ऐसे जो थे जो छूट गए थे उनको हम लोग इसमें काउंट करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में काउंट करते हैं, जिनमें एक प्लेन एंगल होगा, एक सॉलिड एंगल होगा। थोड़ा प्लेन एंगल को लेकर कुछ मतलब डाउट रहता है कि प्लेन एंगल होता क्या है। कुछ नहीं, प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग नॉर्मल एंगल मेजर करते हैं ना कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनके बीच में ये एंगल आ रहा है, इस एंगल को हम लोग सपोज थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कहलाएगा प्लेन एंगल। लेकिन अगर मान लेते हैं आप किसी एक आइसक्रीम, जो आप लोग कोन वाला आइसक्रीम खाते हो, तो कोन वाला आइसक्रीम भी देखोगे एक एंगल की तरह ही दिखता है, बट वो सॉलिड रहता है, 3 डायमेंशन में रहता है। तो इसका जो एंगल का मेजरमेंट होता है, इसका जो एंगल का मेजरमेंट होता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं या घन कोण कहते हैं। एक्चुअली ये एक प्रकार का 3 डायमेंशनल एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, इसको 3 डायमेंशनल एंगल के फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिराइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इस तरह के क्वांटिटी को बात कर ली। चलिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको हम लोग ये करते हैं बोल के। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको चाहिए यूनिट्स। अब बात करेंगे हम लोग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई। यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। फिजिक्स यूनिट के बिना एकदम अधूरा है, यूनिट बिना फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। अब है क्या यूनिट्स, होता क्या है, चलिए यूनिट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग, यूनिट्स होता क्या है। जैसे आप लोग को पता है, हम लोग किसी चीज की लंबाई को अगर मैं लिखता हूं, मेरे पास एक स्केल है, वो स्केल जो है वो 5 है। क्या 5 बोलने से आपको कुछ भी समझ में आएगा, नहीं समझ में आने वाला। 5 क्या, आप पूछोगे सर 5 क्या है, अगर मैं लेंथ ना बोलूं, मैं बोलूं मेरे पास 5 है, तो 5 बोलने से आपको कुछ भी समझ में आएगा, 5 क्या बोल रहे हो। तो मैं बोला मेरे पास एक स्केल है जिसका लेंथ 5 है, तो भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 5 क्या।
जैसे ही मैं इसके आगे सेंटीमीटर लगाता हूं या मीटर लगाता हूं या फिर इंच लगाता हूं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, आप किस तरह के मेजरमेंट को बता रहे हैं उसको हम लोग देख पा रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है हमारे पास इस तरह से। तो मतलब ये समझ में आ गया आपको कि तो मतलब आपको इस चीज का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी जो सहारा ले रहे हैं जिस चीज को, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब तो एक होता है, तो एक कैसे? मतलब आप सेंटीमीटर को यूनिट बोल रहे हो, मीटर को यूनिट बोल रहे हो, इंच को यूनिट बोल रहे हो, इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैं यहां पर आपको कुछ बताता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मार्केट से 5 किलोग्राम 5 केजी आलू लिया, आलू खरीदा। तो आपने गौर किया होगा, अगर मान लेते हैं उस आदमी के पास जो आलू बेच रहा है, उसके पास 5 किलो का अगर बाट नहीं है, तो वो आपको कैसे बेचेगा? उसके पास सिर्फ 1 किलो का बाट है। तो आपने देखा होगा वो क्या करेगा, आपका एक एक किलो के बाट को रखकर वो 5 बार रिपीट करेगा। पहले एक बार 1 किलो का बाट रखेगा और दूसरी तरफ आलू तौलेगा, हो गया 1 किलो। फिर दोबारा तौलेगा, 3 बार तौलेगा, 4 बार तौलेगा, 5 बार तौलने के बाद बोलेगा मैंने आपको 5 किलो आलू दे दिया। मतलब उसने 1 किलो को 5 बार रिपीट किया। मतलब ये जो 1 किलो है, 1 किलो जो है, इसी को रिपीट कर रहा बार बार लेंथ को मेजर करने के लिए। तो मतलब आपको जब 5 किलो बोला जाएगा, मतलब किलो नाम का एक रेफरेंस है जिसके आधार पर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, उसे कहेंगे हम लोग यूनिट। जैसे मैंने बोला, मैंने मार्केट से कपड़ा खरीद के लाया, वो कपड़ा था 4 मीटर का। आप तुरंत क्या अंदाजा लगाओगे? 4 मीटर मतलब मीटर नाम का कोई एक स्टैंडर्ड लंबाई का कोई स्केल होता होगा, उसको आपने 5 बार दोहराया होगा, तो इसलिए हमने 4 बार दोहराया होगा। तो 4 मीटर का आपको क्या मिल गया होगा? आपको लेंथ मिल गया होगा। तो ये जो चीजें बात कर रहे हैं हम लोग, इसे ही हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो यूनिट के बारे में बात करने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, उस फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होता है। एक को कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरा पार्ट होता है यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है जो आंकिक, जो अंक यूज कर रहे हैं, नंबर यूज कर रहे हैं। यूनिट तो यूनिट बता चुका आपको। जैसे फिजिकल क्वांटिटी में मैं लिखता हूं लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी में जैसे मैं लिखता हूं लेंथ, लेंथ पता है एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैंने लिखा यहां पर 5 मीटर, थोड़ा दूर दूर लिखा मैंने। तो यहां पे ये जो 5 आपको दिख रहा है, ये किसमें काउंट किया जाएगा? न्यूमेरिक वैल्यू में। और जो ये मीटर जो दिखता है वो आ जाएगा आपका यूनिट में आ जाएगा। तो ये यूनिट हो जाएगा, और ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हम लोग का आ जाएगा किसमें? हम लोग का न्यूमेरिक वैल्यू में कहलाएगा, वो यूनिट कहलाएगा। तो मतलब कुल मिला के आप क्या बोलते हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो हिस्से में रहेगा, एन एन यू। एन जो रहता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, और यू जो होता है वो होता है यूनिट। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा नहीं होता है। कुछ कुछ भौतिक राशियां, ये फिजिकल क्वांटिटी जिनके यूनिट नहीं होते हैं, मैं उनके बारे में समय के साथ साथ आगे आपको बताता जाऊंगा कि किन किन क्वांटिटीज का यूनिट नहीं होता। ऐसे 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 भौतिक राशियों की संख्या ऐसे बहुत कम है, लेकिन हाँ, ऐसे मतलब भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट नहीं होता। बट जनरली ये जो फिजिकल क्वांटिटी में जो यूनिट के बारे में बात किया, यूनिट जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। एक और चीज ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी में जो मैं एन यू लिख रहा हूं ना, एन इंटू यू, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपके सामने 1 मीटर का एक स्केल रखता हूं, तो लेंथ क्या है? 1 मीटर। ठीक, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बोलूं, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में इंडिकेट करूं, तो क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। तो ये बताइए, क्या मैं इसको सेंटीमीटर में बदलने से क्या ये लेंथ बदल गया क्या? बिल्कुल नहीं बदला, लेंथ तो वही रहेगा। आप इसको मिलीमीटर में बदल लो, मिलीमीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर।
तो क्या 1000 मिलीमीटर में बदलने पर भी क्या ये हमारा चेंज हो जाएगा? क्या नहीं, अभी भी वो उतना ही लंबा ही रहेगा। सिर्फ आप एक चीज गौर से देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप यूनिट का वैल्यू को छोटा कर रहे हो, जितना छोटा यूनिट ले रहे हो न्यूमेरिक वैल्यू उतना बड़ा होता जा रहा है। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट को आप थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो, देखोगे ये क्या होता जा रहा है, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है छोटा हो जा रहा है। जैसे मैं इसको अगर इसी लेंथ को किलोमीटर में लिखूं, तो किलोमीटर में लिखते समय क्या लिखना पड़ेगा? देखिए 0.01 किलोमीटर। मतलब आपको यहां से ये भी दिख रहा है कि आपने यूनिट को बड़ा कर दिया तो देखिए कि न्यूमेरिक वैल्यू छोटा हो गया। तो मतलब हम लोग को यहां पर कंक्लूजन क्या मिलता है? हम लोग यहां पर कंक्लूजन मिलता है n इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय यूनिट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब जितना बड़ा इकाई या जितना बड़ा यूनिट आप लोगे, न्यूमेरिक वैल्यू उतना ही क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट को हम लोग कोरिलेट करते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको किसी हालत में भी आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है और दूसरा ये भी पूछा जाता है। तो जनरली हम लोग को, स्टूडेंट्स लोगों को, एस्पिरेंट्स लोगों को ये आइडिया नहीं होता, कभी कभी स्किप हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा चीज है ये, लेकिन क्या दिमाग से स्किप हो जाता है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट्स के बारे में जब बात करेंगे तो आपके दिमाग में अगला प्रश्न आ जाएगा, बोले सर यूनिट तो सर आपने लेंथ मीटर क्यों लिया, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, इतने सारे यूनिट है, तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उनका मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है। सिस्टम बोलने का मतलब क्या होता है? आप देखते होंगे हम जब घर खरीदते हैं, घर के लिए जमीन खरीदते हैं, तो उस समय जमीन को हम लोग बोलते हैं कितना स्क्वायर फीट पे आपका जमीन है। ओके, लेकिन जब वही चीज आप खेती के लिए खरीदने जाते हो, तब आप स्क्वायर फुट में ना उसको मेजर करके आप हेक्टर्स में, एकर्स में ऐसे मेजर करते हैं। तो मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग पद्धति है। ये अलग अलग लोग नापते हैं। जैसे मैं मीटर बोला, कहीं पर किलोमीटर बोले, कहीं पर इंच बोले। अब जैसे हम लोग जब गहना बनाते हैं तो तोले में बात करते हैं, तो वही आप देखते हो आजकल 10 ग्राम में होता है। तो जो अलग अलग सिस्टम यूज होता है, उन सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखते हैं कि कितने प्रकार के यूनिट्स के सिस्टम पूरे दुनिया में चलते हैं। ऐसे है तो बहुत प्रकार के, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट्स चलते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसके बारे में बात किया जा सकता है हम लोग का। तो यहां पे होगा क्या, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा, हम लोग लिखेंगे यहां पर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट मतलब कितने प्रकार के मेजरमेंट के सिस्टम यूज होते हैं। तो मैं यहां पे एक काम करूंगा, पहले मैं यहां पर सारे क्वांटिटीज का लिस्ट बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा कि कैसे किस किस सिस्टम में कैसे इसको मेजर किया जाता है। तो मैं पहले सारे सिस्टम को लिख देता हूं। पहला सिस्टम जो है, पहला जो हम लोग का यूनिट है वो रहेगा मास, जिसको हम द्रव्यमान कहेंगे। दूसरा जो सिस्टम रहेगा, दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगा वो होगा लेंथ, जिसको हम लंबाई कहते हैं। तीसरा जो रहेगा उसे हम ले लेंगे टाइम, जिसको हम समय कहते हैं। चौथा जो क्वांटिटी होता है उसे हम ले लेंगे, वो जाएगा टेम्परेचर, जिसे हम ताप कहते हैं, टेम्परेचर। उसके बाद पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा करंट, विद्युत धारा। पढ़े आप लोग इस चीज के बारे में बात किए थे हम लोगों ने। छठवां जो होगा वो हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, या जिसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। और सातवां जो होगा वो हो जाएगा हमारा, जिसको हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अब हम लोग एक एक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम होता है उसका नाम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड।
ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होता है सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम क्या बोलता है? सीजीएस सिस्टम कहता है जो मास होगा उसको आप ग्राम में लोगे, जो मास जो होगा उसको ग्राम में लोगे, लेंथ जो होगा, लंबाई जो होगा, उसको आप सेंटीमीटर में लोगे, सेंटीमीटर में लोगे, ठीक। उसके बाद समय जो रहेगा, टाइम जो रहेगा, उसको आप सेकंड में लोगे। टेम्परेचर, ताप जो रहेगा, उसको आप लोगे केल्विन में ले सकते हो। ऐसे इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताया नहीं गया था उस दौरान में, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। तो मतलब आप बोल सकते हो इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ खास बताया नहीं गया इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में ठीक से बताया नहीं गया। करंट के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं था। ये सीजीएस सिस्टम के बारे में। तो देख रहे हो आप लोग, सीजीएस सिस्टम सिर्फ इसी को बता पा रहा, बाकी के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा है, ठीक, अच्छी बात है। फिर हमारे पास एक दूसरा सिस्टम आया, वो दूसरे सिस्टम का नाम रखा गया एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम जो होता है उसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग का पूरा पूरा ब्रिटेन में, इंग्लैंड में यही सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है। और आपने देखा होगा हम अभी भी बहुत सारी चीजों में अभी भी इसी सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कई बार हम लोग अपनी लंबाई को बोलते हैं कितना फीट का है, बहुत कम ही हम लोग होता है कि मीटर में बात करते हैं, कितने फीट की लंबाई है। उसका जब स्पोर्ट्स वगैरह में जब हम लोग किसी का वेट मेजर करते हैं तो देखना वो पाउंड में, केजी की तुलना में पाउंड में मेजर किया जाता है। तो जो भी है, तो ये फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में ऐसा है कि जो आपका जो मास है, द्रव्यमान है, उसको हम पाउंड में मेजर करते हैं। लेंथ जो है उसको हम लोग फीट या फुट में मेजर करते हैं। एक अगर रहेगा तो फुट, और अगर एक से ज्यादा रहेगा तो फीट, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा सेकंड, ये सेकंड में ही रहेगा। उसके टेम्परेचर के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत कहा। टेम्परेचर के बारे में इन्होंने कहा भैया कि टेम्परेचर के लिए हम केल्विन का प्रयोग करते हैं, सेंटीग्रेड का नहीं ना, ध्यान रखेंगे, सेंटीग्रेड क्या नहीं। और बाकी के बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बाकी ने कोई जवाब नहीं दिया, हो गया गड़बड़ यहां पर। अब इसके बाद जो अगला सिस्टम आता है उस सिस्टम का नाम रखा गया एमकेएस सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं? एमकेएस सिस्टम, जिसको लिखते एम के एस, जिसको कहेंगे मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम कहता है कि इसमें आप जो मास रहेगा उस मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, किलोग्राम में, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, लेंथ को मेजर करोगे मीटर में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। मीटर का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, METRE, मीटर जो है वो लंबाई के लिए होता है, और METER जो होता है वो मेजरमेंट के लिए यूज होता है। लाइक मेजरमेंट बोलने का मतलब हो जा रहा है तो हम लोगों ने देखा कि जो एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, इसमें बहुत सारे चीजों के बारे में, बहुत सारे भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो क्लियर नहीं है, मतलब चीजें क्लियर नहीं है। फिर आया हमारे पास एक और सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जिस सिस्टम का नाम रखा जाता है एसआई सिस्टम। तो मैं फिर से आपके सामने सारे इनके बारे में लिख देता हूं। पहला जैसे आपके पास आ जाएगा, हमारे पास पहले था मास, जिसको द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा क्या होगा? लेंथ, ठीक है, दूसरा क्या होगा? लेंथ। तीसरा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा हमारे पास टाइम। चौथा होगा टेम्परेचर। पांचवा हो जाएगा करंट। ये अपन बार बार इस चीज को लिख रहे हैं, आप इसको याद भी करते जाएंगे। छठवां हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको कहते हैं। और सातवां हो जाएगा हमारे पास, जिसको कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जिसे कहेंगे हम लोग पदार्थ की मात्रा। इन सब के साथ प्रॉब्लम यह है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग ने बात किया ना,
ये सारे फिजिकल क्वांटिटी इनके बारे में, पूरे के बारे में नहीं बता पाया था, लेंथ मास टाइम इनके बारे में ही बता पा रहा था। तो इसीलिए इन सबको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आया जिसने आपका सबको, मतलब सब चीज को रिप्लेस कर दिया और कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं रखा। तो वो क्या क्वांटिटी है उस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मास की, जिसको हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम, जैसे एमकेएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था। एसआई सिस्टम क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट या अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कहते हैं हम लोग। अब बोले सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में एसआई आईएस लिखना चाहिए, एसआई क्यों लिखा है? एक्चुअली जो हम लोग का जो मेजरमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड का जो मेजरमेंट का जो ऑफिस है वो फ्रांस में है, और फ्रांस में सेबर्स नाम की एक जगह पे ये सेटल है, और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको सिस्टमी डी इंटरनेशनल कहते हैं, इसलिए एसआई नाम दिया गया इसका। ठीक है, तो जो भी है हम लोग इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर कि इस क्वांटिटी को हम लोग कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करें। तो जैसे मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, सब के लिए अलग अलग टाइप का ये लिया गया। क्या क्या लिया गया उस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग यहां पर। जैसे मास के लिए लिया गया किलोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में केजी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे यहां पर एक छोटा सा चीज है, ध्यान रखेंगे, के जो रहेगा वो कैपिटल में नहीं रहेगा, के स्मॉल में रहेगा। के जो रहेगा ये सब के सब स्मॉल लेटर में रहता है, मतलब मुझे ऐसा लिखना चाहिए केजी। उसके बाद लेंथ के लिए जो यूज किया गया वो यूज किया गया मीटर। ठीक है, उसके लिए जो यूज किया गया वो है मीटर। ठीक, जिसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद टाइम के लिए जो यूज किया गया वो है सेकंड। यहां तक कोई खास नहीं है, बोलोगे ये तो पढ़े थे अपन। टेम्परेचर के लिए जो यूज किया गया वो है केल्विन। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं सभी को देखेंगे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं, ये इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, इसको भी इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, लेकिन केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जब आप इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। ये चीज का ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। इसके अलावा करंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर। करंट के लिए यूज करते हैं एम्पियर, जिसको हम लोग, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है तो इसको भी कैपिटल में लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूज करते हैं वो होता है कैंडेला, जिसके बारे में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ने कुछ भी नहीं बोला था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है मोल। ये एसआई सिस्टम ने सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यूनिट्स के बारे में बता दिया, और इसलिए हमारा काम यहां पर काफी आसान हो गया और चीजों को समझना हो गया कि पूरे पूरे पृथ्वी में, पूरे पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसी क्वांटिटी को ही, इसी सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। मतलब हर किसी को ये सिस्टम को मानना है, हर किसी को इस सिस्टम को लेकर चलना है। कोई भी कैलकुलेशन किया जाएगा, उन कैलकुलेशन के दौरान में हम लोग इस चीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ एसआई सिस्टम ने दो लोगों को और भी ध्यान दिया, जिसको बाकी सिस्टम ने पूछा भी नहीं था, वो था सप्लीमेंट्री सिस्टम। आपको पता है हम लोग ने अभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात किया था, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बात किया था। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हमारे पास क्या है बताओ, दो क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी है जिसको कहते हैं हम लोग एंगल या प्लेन एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। तो प्लेन एंगल के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा चीज बताया कि प्लेन एंगल को भी हम लोग एक यूनिट देंगे जिसको कहते हैं रेडियन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन। अब बोलोगे सर अभी तक तो हम लोग एंगल डिग्री में पढ़ते थे। यस, डिग्री में पढ़ते थे, लेकिन डिग्री एसआई सिस्टम में नहीं है, वो जनरल हम लोग बोलचाल के सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग रेडियन को फॉलो करते हैं। और उसके अलावा एक और सिस्टम रहेगा सॉलिड एंगल के लिए, दूसरा वाला जो रहेगा वो हमारा सॉलिड एंगल के लिए यूज होगा। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल या जिसको हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। सॉलिड एंगल में क्या हो जाएगा अपने पास, सॉलिड एंगल में ऐसा होगा कि उसके लिए भी एक यूनिट यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। उसे हम क्या कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे सिस्टम के बारे में, एसआई सिस्टम ने सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में यूनिट को बता दिया। तो इसको आपको बहुत 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 अच्छे से याद रखना है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सभी चीजों को, अगर अब आगे जाकर क्या होगा, अगर कोई भी चीज आपको ग्राम में दिया हुआ है तो
उसको आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एसआई सिस्टम बोलता है केजी ही अलाउड है। अगर कोई लेंथ सेंटीमीटर में या किलोमीटर में दिया है उसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर अलाउड नहीं है। ये चीज को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते यहां पर कुछ प्रीफिक्सेस का यूज होता है एसआई सिस्टम के लिए। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा यहां पर कि जैसे हम लोग बात करते हैं सिस्टम के बारे में, कैसे टाइप के सिस्टम के बारे में समझते हैं, जैसे प्रीफिक्सेस 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 ऑफ एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई पद्धति के प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको। देखिए क्या होता है ना, अब जैसे मीटर तो बोल तो दिए, अब जैसे बहुत छोटा है तो उसको हम लोग सेंटीमीटर बोलते हैं, और भी छोटा है तो मिलीमीटर बोलते हैं, और भी छोटा है तो माइक्रोमीटर बोलते हैं, और भी छोटा है तो नैनोमीटर बोलते हैं। तो ये जो नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसको लिखा जाता है, इसका वैल्यू क्या होता है, उस पर थोड़ा बात करते हैं हम लोग। जैसे मैं पहले आपको बात करता हूं यहां पर, जैसे मैं 1 लेता हूं किसके लिए, एसआई सिस्टम के लिए। अब मैं मान लेता हूं यहां पर लिखता हूं, पहले लिखता हूं मिली, मिली। तो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, ठीक। अच्छा मैं लिखता हूं माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो के लिए लिखते हैं 10 टू द पावर -6। माइक्रो के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, ध्यान रखना, वो सिंबल होता है इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है, म्यू। इस सिंबल को बोलते हैं म्यू। उसके बाद माइक्रो के बाद आता है नैनो, नैनो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे क्या कर रहे हैं इसको। नैनो ये होता है 10 टू द पावर -9। उसके बाद होता है पीको, पीको, पीको जो होता है 10 टू द पावर -12। उसके बाद होता है फेम्टो, फेम्टो, फेम्टो जो होता है 10 टू द पावर -15। अब मैं इसको आपको बताता हूं इसको कैसे समझ रहे। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 माइक्रोमीटर, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। अगर मैं 1 माइक्रोमीटर लिख रहा हूं इसका मतलब हो रहा है 10 टू द पावर -6 मीटर। या मैंने लिख दिया 1 नैनो सेकेंड, इसका मतलब हो जा रहा है 10 टू द पावर -9 सेकेंड। तो ये जो होता है, ये देखोगे, ये सेकंड जो है, मीटर जो है, ये क्या है बताओ, ये हम लोग का एसआई सिस्टम के हैं। और ये क्या है, प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्सेस मतलब मैं 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -6 लिख रहा हूं, तो फेम्टो उसी तरह से 10 टू द पावर -15 होता है। तो छोटे लेवल पे जाओगे तो आप यहीं तक जाओगे। बोले क्या इससे भी छोटा होता है, यस इससे भी छोटा होता है, लेकिन इससे छोटे की हमको जरूरत है नहीं, इससे छोटे की जरूरत पड़ता नहीं, हम लोग को आवश्यकता होता नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा नैनो के लिए आप बोल सकते हो कि सर नैनो के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो नैनो के लिए एन यूज करते हैं। पी को लेके क्या यूज करते हैं, स्मॉल पी यूज करते हैं। फेम्टो के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल एफ यूज करते हैं, सब स्मॉल में रहेगा, ओके। अब अगर बड़े में चलते हैं तो बड़े में क्या होगा, चलिए देखते हैं। बड़े में आ जाएगा हमारे पास किलो, बड़े में आ जाएगा हमारे पास किलो। किलो जो होता है वो होता है 10 टू द पावर 3, ठीक। उसके बाद किलो के बाद आता है हमारे पास आता है मेगा, उसके बाद आता है मेगा, मेगा होता है 10 टू द पावर 6। उसके बाद होता है गीगा, गीगा, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, ठीक है। उसके बाद होता है टेरा, टेरा ये होता है 10 टू द पावर 12। उसके बाद होता है पेटा 10 टू द पावर 15। इस प्रकार से ये चीज आपका आगे की तरफ बढ़ता जाता है। किलो के लिए जैसे हम लोग स्मॉल के यूज करते हैं सिंबल में, मेगा के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं, गीगा के लिए कैपिटल जी यूज करते हैं, और टेरा के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं। जैसे ऐसे बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है, मैं जैसे लिखता हूं 1 गीगा मीटर, बहुत बड़ा होता है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, बट इसको आप एकदम दिल से मत लगाइएगा। 1 गीगा मीटर, गीगा मतलब क्या हो जा रहा है 10 टू द पावर 9, मतलब दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर। समझिए चीजें को। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ प्रीफिक्सेस रहते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, और आप
आपको इस कन्वर्जन में, स्पेशली डाउन लेवल के सारे कन्वर्जन में आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर पूरे पूरे फिजिक्स में इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और जहां पर आपको बताया नहीं जाएगा माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस है जिनको आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए, हम लोग के सिस्टम के लिए, हम लोग का मेजरमेंट के दौरान इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर जो अगला आएगा वो आएगा डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए डायमेंशंस को देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन का जनरली मतलब होता है विमाएं। अब विमाएं और डायमेंशन से क्या समझते हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। देखिए होता क्या है ना कि आप किसी भी चीज को, जब कोई भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को आप जब बताते हैं, तो बताने के लिए आपको हमेशा पता है कि आपको जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनके बेसिस पे ही हमको बताना रहता है। लाइक जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी है। स्पीड को आप लिखते हो डिस्टेंस बाय टाइम, ये लिखते हैं आप लोग। अब ये बताइए डिस्टेंस किस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, लेंथ। और टाइम तो ऑब्वियसली टाइम तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो स्पीड जो है वो लेंथ और टाइम पर डिपेंडेंट है। लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट को हम लोग किसी पावर के फॉर्म में या किसी घात के रूप में व्यक्त करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो पूरा दुनिया का जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है वो 7 फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस्ड होता है, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, मास, लेंथ, टाइम, आप जो भी कुछ अभी तक 7 क्वांटिटीज के बारे में पढ़े हो, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। हम लोग फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं इनको, हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि सभी फिजिकल क्वांटिटी इनसे मिलकर बना हुआ, इनका डायमेंशन है, बेस है इनका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये डायमेंशन जो आ रहा है हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे जितने भी डिराइव क्वांटिटी है उनको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको व्यक्त करेंगे। चलिए उस पर ही हम लोग बात करते हैं, कैसे इसके बारे में डिस्कस करना अपने को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे, यहां पर एक एक करके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग चालू करते हैं जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशंस को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ को अगर मेरे को बताना है तो मैं उसको ऐसे शो करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट यूज कर रहा हूं इसको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में किसी चीज को जो मैं बता रहा हूं तो वो इस लेंथ का डायमेंशन को बता रहा। डायमेंशन का मतलब क्या हो जा रहा है, लेंथ को इतना बड़ा लेंथ ना लिखकर मैं उसको ऐसे बता रहा हूं। ध्यान रखेंगे ये वैल्यू को नहीं बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है उसके बारे में बताता है। जैसे मैं लिखता हूं मेरे पास एक स्केल है, उस स्केल 2 मीटर का है। 2 मीटर तो उसका वैल्यू है, लेकिन वो किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, तो बोलोगे सर लेंथ को बता रहा, तो इसलिए इसका डायमेंशन में क्या लिखूंगा, मैं एल लिखूंगा। मुझको इससे कोई मतलब नहीं वो मीटर में है, सेंटीमीटर में, किस में है, बस वो लेंथ को बता रहा तो मैं उसको एल के फॉर्म में बता रहा हूं। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं सपोज 5 सेंटीमीटर लिखता हूं किसी चीज को, तो 5 सेंटीमीटर भी किस चीज को बता रहा है, एक लेंथ को बता रहा है, तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन लिखेंगे एल लिखेंगे। हम लोग इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखने वाले कि इसका वैल्यू क्या है। मतलब डायमेंशन जो होता है वो वैल्यू को नहीं बताता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, वो बताता है कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है। तो इसलिए कभी भी जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा लिखते हो
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे इस फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, लेंथ के बाद ले लेते हैं, सपोज मास के बारे में बात करते हैं। मैं यहां पर मास ले लेता हूं, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन होगा m। ठीक है, मास का डायमेंशन हो जाएगा m। ओके, तो ये हो गया m हो गया यहां से। ओके, अब नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास, वो आता है तीसरा जो आता है, वो आता है टाइम। टाइम का डायमेंशन को हम लोग लिखेंगे t से, मतलब जो भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं वो डायमेंशन को बताता है। ठीक, चौथा मैं ले रहा हूं टेम्परेचर, चौथा मैं ले रहा हूं यहां पर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं शो करूंगा कैपिटल के से, सॉरी यहां पर मैंने टी लिख दिया, इसको कैपिटल के से शो करते हैं। डायमेंशंस में सबको कैपिटल में लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। और कैसे पहचानोगे डायमेंशन में, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने रिप्रेजेंट किया है। ठीक, उसके बाद पांचवा हम लोग ले लेंगे यहां पर, जो रहे टेम्परेचर के बाद आ जाएगा करंट। करंट, करंट का डायमेंशन होगा ए, करंट का डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद आ जाता हमारे पास, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहां पर, देखिए नेक्स्ट जो आ जाएगा हमारे पास छठवां वाला, सिक्स्थ वाला जो आएगा वो आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन को हम ऐसे लिखते हैं, सी कैपिटल में डी ऐसा लिखते हैं। ठीक, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन में मोल, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है वो सारे के सारे हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटीज को बता रहा है और उसके डायमेंशंस को बता रहा है। ठीक, अब इसी डायमेंशंस के आधार पर हम लोग डिराइव क्वांटिटीज को भी बताएंगे। मैं यहां पर आपको कुछ डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशंस को बता रहा हूं। इस डिराइव क्वांटिटी को निकालते कैसे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, आपको चीजों को याद रखना है। यहां पर एक छोटा सा चीज काम आपको करना पड़ेगा, आपको खूब सारा याद रखना पड़ेगा। इसमें याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए थोड़ा समय बचेगा। अगर मान लेते किसी कारणवश आप याद नहीं कर रख पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप एक काम करेंगे, तब आप बनाना सीख जाइए इसको कैसे बनाते हैं। बट मैं चाहूंगा कि आप उसको मेमोराइज कर ले। तो हम लोग यहां पर जो फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटीज के हम लोग क्या बनाते हैं अभी, डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटी। हम लोग ना यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी देखते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं हम लोग। इसको थोड़ा आराम से देखेंगे, आप भी इसको समझिएगा कैसे बना रहा हूं मैं, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आप उसको फॉलो करेंगे आराम से समझ जाएंगे क्या करना है अपने को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग समझते हैं इसको। तो चलिए अब आते हैं हम लोग लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ डिराइव क्वांटिटी, है ना। तो डिराइव क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए मैं बेसिक चालू करता हूं, एकदम शुरू के डिराइव क्वांटिटी से चालू करता हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, इसमें जो आएगा हमारे पास वो आ जाता है, हम लोग चलो एरिया का ले लेते हैं। एरिया, अब एरिया का डायमेंशन बताना है। आपको पता है एरिया को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, एल। अच्छा, ब्रेड्थ भी तो एक लंबाई को ही बताता, बस किसी हिस्से के चौड़ाई को हम लोग नाम देते चौड़ाई, बट वो लंबाई को ही बताता है। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। इसलिए एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक, उसके बाद दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मैं कैसे बना रहा हूं उसको जरूर देखिएगा ना। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, या जिसे हम कहते हैं आयतन। अब वॉल्यूम को कैसे लिखा जाता है, वॉल्यूम को लिखा जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट,
इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी लंबाई को बता रहा है, ये भी लंबाई को बता रहा है, ये भी लंबाई को बता रहा है, तो इसलिए इस सब का विमा लंबाई को ही व्यक्त कर रहा है, लेंथ को ही बता रहा है, तो मैं सबके लिए एल लिखूंगा, जिसके कारण इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन। यहीं से हम लोग आ जाते हैं, अगला जो बात करेंगे उस पर बात करते हैं। जैसे हमको डेंसिटी, घनत्व के बारे में बात करना, डेंसिटी, डेंसिटी या घनत्व की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक। अब मास बाय वॉल्यूम के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मास के लिए डायमेंशन क्या होगा, देखिएगा, अगर बात करें हम लोग यहां पर मास के लिए डायमेंशन होगा m, हम लोगों ने अभी देखा था, और अभी हम लोगों ने निकाला वॉल्यूम का डायमेंशन, देखिए एल क्यूब है, तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एल क्यूब लिखेंगे, हो गया ऐसा, जिसके कारण डेंसिटी का जो डायमेंशन बन गया, डेंसिटी या घनत्व जिसको कहते हैं, इसका डायमेंशन को क्या लिखेंगे, m l का पावर -3। तो देखिए आपने डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये बन गया हम लोग का डेंसिटी के बारे में हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, सपोज स्पीड के लिए लेते हैं हम लोग, स्पीड, स्पीड आपको पता है स्पीड के लिए क्या लिखते हैं अपन लोग, स्पीड लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। इनफैक्ट वेलोसिटी के लिए भी यही लिया जाता है, वेलोसिटी बोलोगे, वेलोसिटी में बस यही अंतर होता है वेलोसिटी में कि आप उसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलते हो, लेकिन दोनों ही चीज किस चीज को बताता है, दोनों ही का डायमेंशन के बारे में अगर बात करें तो डिस्टेंस लेंथ को बताता है और ये टाइम को बताता है, इसलिए इनका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो ये हो गया वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन अपना ये बन जा रहा है। इसी प्रकार से और भी चीजों का मैं आपको डायमेंशन बताता हूं, उसको धीरे धीरे आप लोग नोट करेंगे, अच्छे से आप लोग इसको याद करेंगे, इसको याद कर लेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बनाने के प्रक्रिया में आपको बहुत समय लग जाएगा और आपको अच्छे से पता है, आपको मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे तो हमारे पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इससे कुछ चीजों को आप मेमोराइज ही कर लेंगे, जिसको मैं बोलता हूं आप मेमोराइज कर लेने, आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग यहां पर और भी क्वांटिटीज के बारे में, मैं आपको बताता हूं यहां पर और भी क्वांटिटीज में, जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं और क्वांटिटीज में क्या क्या आ जाएगा। पहला हमारे पास और भी देखते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है जिसको त्वरण कहते हैं, वो क्या होता है, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, जो वो स्पीड ही होता है या वेलोसिटी होता है, इसीलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन लिखेंगे एल टी का पावर -1, और टाइम का डायमेंशन तो आप यहां पर टी लिखोगे, जिसके कारण इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टी का पावर -2, ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अगला जो बात करेंगे वो रहेगा मोमेंटम, या जिसको कहेंगे हम लोग संवेग, मोमेंटम या जिसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणित वेग होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, मास का डायमेंशन क्या होगा, m, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी का पावर -1, जिसके कारण ये हो जाएगा m l t का पावर -1। तो ये बन गया हमारे पास मोमेंटम का, ठीक। इसके बाद मोमेंटम के बाद आ जाता हमारे पास जो अगला आएगा, वो हो जाएगा हमारे पास फोर्स, या जिसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। फोर्स के लिए आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन,
मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या यूज करते हैं, m, और अभी एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ने देखा था, क्या लिखा था, एल टी का पावर -2, जिसे आप क्या लिखोगे, m l t का पावर -2। ये हो गया, ठीक। ये हो गया फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी का पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो अगला बनाते हैं, मैं आपको कुछ बना बना के बता दे रहा हूं, और मैं उन्हीं को बना के बता दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। आपको उसको प्लीज अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। अगर उसको याद नहीं रखते तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बनाने में समय चला जाएगा। इन सब के डायमेंशंस को आपको याद रखना। मैं आगे जब क्वेश्चंस बनवाऊंगा आप लोगों को, तो आपको ऐसे याद रख के ही बनाना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास वो आता प्रेशर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हम लोग का फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग डायमेंशन में, एम एल टी का पावर -2, और एरिया में यूज करेंगे एल का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखोगे ये बन जाएगा एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। ये हो गया, प्रेशर के लिए हो गया। इसका प्रेशर के बाद आ जाता हमारे पास वर्क। वर्क वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप एक चीज गौर से देख रहे होंगे, मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूं, उसके बाद ही मैं क्या डायमेंशन को डिफाइन कर रहा हूं। फोर्स इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एल लिखेंगे। हो गया, तो जिसके कारण ये बन जाएगा एम एल का स्क्वायर टी का पावर -2। ये डायमेंशन निकला है वर्क का। इसके बाद आता है पावर। पावर पावर के लिए लिखते हैं, पावर जो होता है वर्क बाय टाइम होता है, वर्क बाय टाइम होता है। वर्क के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क के लिखते हैं एम एल टी का पावर एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, बाई टाइम के लिए लिखेंगे टी, इस तरह से, जिसके कारण इसका डायमेंशन बन जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। देखिए, मैं आपको कुछ डायमेंशंस निकाल निकाल के दिखा दिया कैसे हम लोग निकालते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजों का डायमेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। वो कौन कौन से डायमेंशन मैं और बताता हूं आपको, और कुछ अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसलिए नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को लेकर अभी तुरंत अवेयर नहीं है, जैसे विस्कोसिटी, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब के बारे में हमको अभी फिलहाल आइडिया नहीं उतना ज्यादा, इसलिए अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसको हम लोग समय के साथ साथ चैप्टर वाइज उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चलिए, इसके अलावा हम लोग और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग के पास आएगा, अब चार्ज के बारे में बात करते हैं, करंट के बारे में बात करें, करंट तो पढ़ चुके हैं हम लोग, चार्ज के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे यहां पर, अगला जो आएगा वो रहेगा चार्ज। चार्ज या आवेश जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, चार्ज या आवेश जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक, चार्ज या आवेश जिसको कहते हैं। ये चार्ज या आवेश क्या होता है, इसका डायमेंशन, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा करंट का डेफिनेशन में। करंट को आप लिखते थे, करंट जो होता है, नहीं भी अगर याद होगा तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे। करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो यहां से चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, करंट इनटू टाइम, ऐसा लिखेंगे। करंट का डायमेंशन क्या होगा, करंट का डायमेंशन ए होता है, और टाइम का डायमेंशन टी होता है, ले लिए एटी। तो क्या बन गया हम लोग का, चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, एटी हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और आता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कहते हैं हम लोग विभवांतर, या जिसको वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। वो होता है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क के लिए क्या होगा डायमेंशन, एम एल टी का पावर -2, ये हो गया वर्क के लिए।
चार्ज के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, AT यूज कर रहे हैं, जिसके कारण इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा m l का पावर 2, a का पावर -1 और t का पावर -3। ये बन गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का डायमेंशन हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के डायमेंशन के लिए आपको चाहिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ते थे आप लोगों को, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे उस समय डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR लिखते थे, जहां पर R का वैल्यू क्या लिखते हैं बताओ, V बाई I। तो देखिए R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, V बाई I लिखेंगे। V या पोटेंशियल डिफरेंस, इसका डायमेंशन हम लोग अभी निकाल चुके हैं, M L का स्क्वायर T का पावर -3 और A का पावर -1 बाई करंट के लिए क्या लेंगे हम लोग, करंट के लिए ले लेंगे हम लोग यहां पर करंट जो होगा उसके लिए लिखेंगे A लिखेंगे, जिसके कारण इसका पूरा डायमेंशन जो बन जाएगा फाइनली वो बनेगा M L का पावर 2, T का पावर -3 और A का पावर -2। तो ये जो डायमेंशंस बताए ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, जिसको आप याद करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप याद करने में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके इसको आप लोग कैसे बनाते उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे V को वैल्यू निकालिए, V तक याद कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अभी और भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, उनके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, बट अभी नहीं बात करेंगे उसको, जब टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे मैं उनका डायमेंशंस आपको बताता हुआ जाऊंगा। अब बात करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है, चलो उन पर बात करते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, देखिए जिसका भी डायमेंशन नहीं होता होगा उसका आप ऐसा लिखते होंगे, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, मतलब सीधा सीधा 1। जिसका भी डायमेंशन नहीं तो उसका अपन ऐसा लिखते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। अब कुछ क्वांटिटी जिनका डायमेंशन नहीं होता है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे, प्योर नंबर। प्योर नंबर इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे मैं लिखा हूं 3 का डायमेंशन क्या है बताओ, तो बताइए, मैंने 3 लिखा है, ना तो 3 मीटर, ना तो 3 सेंटीमीटर, ना 3 केजी, कुछ नहीं लिखा, 3 लिखा, मतलब ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बता रहा है, नंबर को बता रहा है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा 1, या m0 l0 t का पावर 0 ऐसा करके लिखते हैं। प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता। उसी प्रकार से हम लोग एक और क्वांटिटी होता है जिसमें एंगल भी आता है, एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इसका भी डायमेंशन को क्या लिखते हैं हम लोग 1 लिखते हैं, कोई डायमेंशन नहीं होता। उसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में हम लोग, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं हम लोग हिंदी में, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उसको भी हम लोग 1 लिखते हैं, या m0 l0 t का पावर 0 लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अगला होता है वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो जिसका भी डायमेंशन नहीं तो 1 लिखते हैं। उसके बाद जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जैसे tan थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, ये जो भी चीजें होती है, ऐसे जो भी कुछ दिखता है आपको, ये भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इनका विमान नहीं होता, इसका डायमेंशन लिखते हैं 1। आप चाहो तो लॉग का डायमेंशन लिखते हो, जैसे लॉग x या नेचुरल लॉग x, जो भी ऐसा लिखते हो, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, दे आर ऑल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, सपोज ऐसा लिखा कि कोई फॉर्मूला लिखा, सपोज मैंने बताया एनर्जी इज इक्वल टू m v का पावर 5, v का पावर मैंने 5 ना लिखकर मैं लिखा v का पावर x।
v का पावर मैंने लिखा x। अब आप एक चीज देखिएगा, ये x जो है पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब x जो होगा किसी भी चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है वो पूरा पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। मतलब ये पूरा पूरा हमारा क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये पूरा पूरा जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसलिए x का डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब 1 होगा। इसका डायमेंशन कुछ नहीं होने का मतलब हो रहा है इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए ये कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता। इसको बहुत 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 अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। इसको बोलेंगे हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और जो मैं आपको यहां पर एंगल के बारे में बता रहा हूं ना, ये एंगल एक खास केस है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जितने भी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं इसको आपको बल्कि लिखवा देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को याद रखने के लिए। वो ये है, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। देखिए ये होगा, इसको स्टार के फॉर्म में लिखेंगे, ऑल ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस, but all dimensionless are not unitless, are not ना बोल के लिखना चाहिए, may not। ठीक है, may not unitless। जिसमें हमारे पास एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस है हम लोग का एंगल। एंगल एक स्पेशल केस है। एंगल का आपने अभी पढ़ा था, यूनिट होता है, क्या होता है यूनिट इसका यूनिट होता है रेडियन। लेकिन ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। सिर्फ इकलौता यही एक क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिटलेस नहीं है, इसका यूनिट होता है। अदरवाइज हर यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगा, बट हर डायमेंशनलेस क्वांटिटी जरूरी नहीं कि वो यूनिटलेस होगा। तो इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये एक स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। मैं इसको ऐसे इंसर्कल करके बता रहा हूं जिसको आपको याद रख सको, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये था हम लोग का डायमेंशंस के बारे में कुछ बातचीत हम लोगों ने किया। अब चलिए डायमेंशंस का एक छोटा सा एक मतलब ये बारे में बात करते हैं हम लोग इसमें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक डायमेंशन का एक प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। देखिए क्या होता है ये क्या बोलता है। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं 2 मीटर के साथ 5 किलोग्राम को जोड़िए, तो आप तुरंत मेरे को बोलोगे सर ये तो संभव ही नहीं है। मीटर लेंथ को बता रहा है और जो केजी है जो मास को बता रहा है, तो दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? सर बोले ये संभव नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन वही अगर मैं बोलता हूं 2 मीटर के साथ 5 मीटर को जोड़िए, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये हो जाएगा 7 मीटर। ये तुरंत आप बोलोगे सर ये 7 मीटर होगा। ठीक, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो अगर वैसे ही मैं आपको बोलता हूं चलो 5 केजी में से 3 मीटर को माइनस करो, बोले सर ये नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं 5 केजी में से 3 केजी को माइनस कीजिए, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये 2 केजी होगा। तो आपने एक चीज को देखा होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशंस के होते हैं उन्हीं को जोड़ा या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। तो 2 मीटर के साथ 5 मीटर को जोड़ोगे तभी आपका 7 मीटर मिलेगा। तो 2 मीटर क्या है? लेंथ। 5 मीटर क्या है? लेंथ। 7 मीटर क्या है? लेंथ। ठीक है, यहां पर देखिएगा 5 केजी क्या है? मास। 3 केजी क्या है? मास। 2 केजी क्या है? मास। तो इसे मास को मास के साथ ही सबट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। ठीक, लेंथ को लेंथ के साथ ही आप ऐड कर रहे हो और आपको आंसर में क्या मिल रहा है? लेंथ ही मिल रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है इसका जो डायमेंशन होगा
इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन होगा और इसका जो डायमेंशन होगा, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब बोलने का तात्पर्य क्या है, अगर मैं कभी कोई ऐसा इक्वेशन लिखता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब हो रहा है इनका वैल्यू क्या है अपने को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पक्का कंफर्म है कि a का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन इज इक्वल टू सी का डायमेंशन होगा। मतलब इनका डायमेंशन सेम होगा, मतलब इनका विमाय क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल उसी तरीके से मैं सपोज लिखता हूं, सपोज एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सपोज लिखता हूं बी, तो मतलब क्या होगा, एक्स वाई का डायमेंशन और जेड का डायमेंशन और बी का डायमेंशन, सबका डायमेंशन सेम होगा। क्यों, आप सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही जोड़ या घटा सकते हो आप। लाइक आप एक्स वाई का डायमेंशन जो होगा वो इक्वल टू जेड का डायमेंशन होगा एंड दैट इज इक्वल टू बी का डायमेंशन होगा। हो गया अपने पास इस तरह से। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, डायमेंशंस को हम लोगों ने क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ये जो मैंने बताया आपको, इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब कोई भी इक्वेशन के दोनों तरफ के सभी टर्म का डायमेंशंस क्या होता है, सेम होता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहते हैं। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जब दो डायमेंशन को, दो फिजिकल क्वांटिटी को आप तभी जोड़ सकते हो या तभी घटा सकते हो जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम। अलग अलग डायमेंशंस वाले को आप जोड़ नहीं सकते, मतलब टाइम के साथ आप मास को जोड़ नहीं सकते। हाँ, टाइम के साथ मास को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐड या सबट्रैक्ट कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये था हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे, इससे एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और उन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए इसी को हम वाइंड अप करते हैं और आप इसको एक बार कंप्लीट रिवाइज करके बैठेंगे अगला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।